हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार, अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम 1.3 तक पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्था मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट। इसका मतलब क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए। ये कितने प्रकार के हैं? देखने के बाद हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। या तो पदार्थ ठोस होगा, या फिर द्रव होगा, या फिर गैस होगा, है ना। 3 तरीके से पदार्थ होते हैं: ठोस, द्रव या फिर गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जो पदार्थ ठोस होते हैं उनके कण की विशेषता अलग होती है, जो द्रव होते हैं उनके कण की विशेषता अलग होती है, और जो गैस होते हैं उनके कणों की विशेषता अलग होती है। ठीक है, अब हम पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ऐसी क्या विशेषता होती है कण में। तो हम तीनों की तीनों जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, उन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्रियाकलाप देखते हैं। ठोस अवस्था, सबसे पहले क्या देख रहे हैं? ठोस अवस्था। शुरू करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। ठीक है, इन्हें आपको इकट्ठा करना है। इसके बाद क्या करना है? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। यानी इन चीजों को लीजिए और एक पेज पर रख के इनकी ड्राइंग करनी है आपको। ठीक है, रख के इनके चारों लाइन खींचनी है। ठीक है, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? ये लाइन बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपने देखी है, क्या वो स्पष्ट है? मतलब कि जैसे कि पेंसिल हमने ली, सपोज हमने पेंसिल ली और पेंसिल को हमने एक पेज पर रखा, तो वो पेंसिल फैल जाएगी? पानी की तरह नहीं फैलेगी ना। तो उसका निश्चित आकार, सीमाएं और आयतन है, यानी कुछ जगह घेरती है वो, है ना। तो इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? बताइए आपको। कुछ चीज़ों की टूट जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं टूटेंगी। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? इसका मतलब क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? इसका मतलब, विसरण का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने ये दो चीज़ें ली, ये चीज़ ज़्यादा गाढ़ी है, मतलब सघन है। मतलब सघन मतलब होता है जिसके कणों के बीच में कम रिक्त स्थान होता है, और विरल वो होता है जिसके कणों के बीच में ज़्यादा स्थान होता है। जैसे कि मैंने मान लिया ये रहा, ये एक कण है, यहाँ पे 4 कण बनाए हैं मैंने और यहाँ पे 3 बनाए हैं। तो जो यहाँ पर कण हैं, इनके बीच में ज़्यादा गैप है या फिर इनके बीच में ज़्यादा गैप है? तो इनके बीच में ज़्यादा गैप है ना, तो ये कैसे हैं? विरल हैं। और ये कैसे हैं? सघन है। ठीक है, सघन बोलते हैं इन्हें, सघन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो जो ये वाले सघन वाले, जो ये सघन वाले होते हैं और यहाँ होते हैं विरल, तो सघन से विरल में जाने की अवस्था को क्या बोलते हैं? विसरण। ठीक है, विसरण। ठीक है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। संपीड़ित मतलब होता है दबाना। तो बल लगाकर इनको दबाने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? क्या आप इनको दबा पाते हैं बल लगाने के बाद? नहीं होगा ना। कुछ चीज दब जाएगी पर कुछ चीजें नहीं दब पाएंगी, जैसे कि लोहा हो गया, है ना। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। मतलब जो क्वालिटी की बात हमने ऊपर करी है ना, ये सारी क्वालिटी किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है ना। जैसे कि पानी होता है, अगर हम पानी को जिस भी बर्तन में गिरें तो उसी आकार का बन जाता है। लेकिन अगर मैं लोहे का टुकड़ा लूँ, उसको अगर मैं गिलास में गिरता हूँ, तो वो अपना आकार नहीं खोता कभी भी, है ना। तो ये ठोस की खास बात होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित सीमा होती है ना, तथा इसका एक आयतन होता है, यानी नगण्य संपीड़नता होती है।
इसका मतलब क्या है? नगण्य मतलब होता है जीरो, और संपीड़नता होती है दबाव। तो अगर मैं इसको दबाव डालता हूँ ना, तो जीरो दबेगा ये, है ना, कुछ दबेगा ही नहीं। लोहे में क्या दब पाता है? लोहा तो फैलता है, अगर पीटते हैं लोहे को तो क्या होता है? लोहा फैल जाता है ना पीटने के बाद, ठीक है, लेकिन उसका आयतन उतना रहेगा, आयतन कम नहीं होता उसका। आयतन मतलब कि वो कितनी जगह घेरता है। अभी एक मान लीजिए कि लोहा जो है वो ऊंचा था ज़्यादा और चौड़ा था कम, ठीक है, तो अगर मैं उसके ऊपर हथौड़ा हथौड़ा मारता हूँ ना, तो क्या होगा? वो पतली शीट में बदल जाएगा, लेकिन लेकिन उसका आयतन वही रहेगा, है ना। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, है ना। अगर हम ज़्यादा, जैसे कि पेंसिल हो गई, पत्थर हो गए, अगर मैं ज़्यादा बल लगाऊंगा तो टूट जाएंगे ये, है ना, सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, ठीक है, लेकिन ये अपना आकार नहीं खोते, है ना। ये टूट जाएंगे बल लगाने पर ये अपना आकार नहीं खोते, ठीक है। सब में ये कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, इसमें भी है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि ठोस जो होते हैं वो पीटने पर टूट जाते हैं और अपना आकार नहीं खोते, है ना, अपना आकार नहीं, इनका आकार नहीं बदलता, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, है ना, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का होता है कठोर, ठोस, मजबूत। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, देखते हैं। ऐसे ये रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, है ना। क्या ये ठोस है? ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार में आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? अब क्योंकि चीनी के और नमक के दाने जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, उनके कण वैसे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम लोहे के कण बहुत छोटे छोटे कर दें तो क्या वो द्रव बन जाएगा? नहीं ना। अब मान लीजिए हम लोहे का बुरादा लेते हैं, तो क्या उसे हम ठोस नहीं बोलेंगे? है तो वो ठोस ही, लेकिन बहुत छोटे हैं, है ना। तो स्पंज क्या है? जो उसको हम दबाते हैं और वो फिर से अपनी अवस्था में वापस लौट जाता है, उसे बोलते हैं स्पंज, है ना। तो यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। ये है इसके लिए अपवाद, ठीक है, जिसका संपीड़न संभव है, ठीक है। स्पंज क्या है? एक ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि रबर ठोस है, ठीक है, रबर को क्या बोलेंगे हम? ठोस बोलेंगे। और जो हमारे नमक और चीनी है उसे भी हम ठोस बोलेंगे। और जो हमारा स्पंज है जिसे हम दबाते हैं और छोड़ देते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ठोस? ये देखते हैं ठोस क्यों बोलेंगे इन्हें, ठीक है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। बाह्य बल मतलब होता है कि बाहर से हम उसे खींच रहे हैं, तो बल लग रहा है बाहर से, तो इसलिए इसे बोलते हैं बाह्य बल। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल मूल मतलब होता है शुरुआती, जो वर्ड है आपको मैं याद रखने हैं, जो वर्ड मैं बोलूँगा इसके अंदर वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद रखने होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लास में बोलते हैं अध्यापक आपसे कि साइंस की लैंग्वेज में लिखो, तो साइंस की लैंग्वेज क्या होती है? वो यही वर्ड होते हैं, मूल। अभी इससे पहले मैंने बताया था वो सघनता, विरलता, तो यही वर्ड होते हैं, इन्हें आप समझेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य बल, जिस बल से हमने रबड़ को खींचा था, वो बल हटने पर पुनः अपने मूल यानी कि शुरुआती आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। रबड़ को क्या बोलते हैं? ठोस है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, ठीक है। क्रिस्टल के जो आकार होते हैं वही रहते हैं। क्रिस्टल मतलब कण जो होते हैं इनके, वो वही रहते हैं, मतलब उनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये ठोस हैं, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम लोहे के टुकड़े छोटे कर दें तो वो क्या द्रव बन जाएगा? नहीं बनेगा ना द्रव, ठीक है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। समावेश मतलब होता है वायु होना, समावेश यानी उनका वायु का उस जगह पर उपस्थित होना, उसे बोलते हैं समावेश, उसमें होना, ठीक है।
तो ये वर्ड याद रखेंगे, समावेश यानी उसमें होना। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल जाती है स्पंज के अंदर से, है ना। स्पंज में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिनमें हवा होती है। जब हम स्पंज दबाते हैं तो वहां से हवा बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। ठीक है, संपीड़न मतलब क्या होता है, दबाना, जिससे हम इसको दबा पाते हैं, क्योंकि इसके बीच में हवा भरी होती है और हवा बाहर निकल जाती है तो वो दब जाता है। ठीक है, अगली अवस्था कौन सी है, द्रव अवस्था। देखते हैं द्रव किसे बोलते हैं। क्रियाकलाप 1.10 के माध्यम से। आपने कभी सोचा है कि क्रियाकलाप 1.10 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक फर्स्ट चैप्टर का 10वां क्रियाकलाप 1.10 ऐसे बनता है। ठीक है, निम्नलिखित जंतुओं को एकत्रित कीजिए, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। जल, खाना, पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय। शीतल पेय क्या होता है, ठंडा पीने का पानी। ठीक है। बी, विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इस बर्तनों में 50 ml पर निशान लगाएं। अब अलग अलग तरीके के शेप वाले बर्तन आपको लेके आने हैं और उन पर 50 ml पर निशान लगाना है। ठीक है, इन द्रव्यों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है, ये फैल जाते हैं, है ना। किसी एक द्रव का 50 ml मापक विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। तो ठीक है, कोई एक द्रव इसमें से चुन लीजिए। ठीक है, और उस चुने गए जो आपने द्रव चुना है इसमें से वो क्या लिखा है यहाँ पे, मापक 50 ml माप कर, यानी 50 ml उस द्रव को माप कर विभिन्न विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। ठीक है, तो बहुत सारे बर्तन ले लिए आपने, मान लीजिए 4-5 ले लिए, गिलास हो गया, थाली हो गई, पतीला हो गया, परात हो गई और चम्मच हो गई। ठीक है, तो इन सब में चम्मच में तो आ नहीं पाएगा छोटी है, तो फिर भी 4-5 बर्तन ले लीजिए और उनको उसमें 50 ml डालिए सब बर्तनों में। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहा? हाँ जी, आयतन एक समान ही रहेगा, क्योंकि जो जल होता है वो उतनी जगह घेरेगा जितना वो है ना। लेकिन अपना आकार बदलता रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहा? नहीं, आकार तो बदलता है वो। ठीक है, आकार वो बदलता रहता है, लेकिन आयतन वही रहता है। ठीक है, आयतन नहीं बदलता है वो। आगे बढ़ते हैं। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने मतलब डालने पर क्या यह आसानी से बहता है? हाँ, आसानी से बहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेक्षण मतलब क्या होता है, जांच करना। तो जांच से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, द्रव का आकार, द्रव का कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में गिरते हैं उसी शेप का हो जाता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित रहता है। यानी द्रव का आयतन मतलब कि द्रव जो पानी होता है वो कितनी जगह घेरता है वो निश्चित ही रहता है। ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं, है ना। द्रवों में बहाव होता है, मतलब ये बहते हैं और इनका आकार बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। दृढ़ मतलब क्या होता है, कठोर नहीं होते ये, है ना, ठोस नहीं होते, ये तरल होते हैं क्योंकि इनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, कि मतलब ठोस का और द्रव का जो विसरण है वो द्रव में हो सकता है। ठीक है, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ठीक है, जो वातावरणीय गैसें हैं ना वो विसरित हो जाती हैं और जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, जो गैसें के बारे में बात कर रहे हैं, गैसें किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैसें के बारे में फिलहाल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये जल में घुल जाती है, और जो कि जल
जलीय जंतुओं के लिए और पौधों के लिए, जो पौधे जल के अंदर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे जो जल में रहते हैं पौधे वो, और ऑक्सीजन लेंगे हमारे जलीय जंतु जो जीव पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, विसरण का मतलब यहाँ पे मिलना दे रखा है कि वो मिल जाते हैं। ठीक है, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह क्या होता है, जीवन बिताने के लिए श्वास लेते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो इसी प्रकार जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। आप देखेंगे कि जो जल होता है वो बनता कैसे है, H2O। ठीक है, तो O क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जो जलीय जंतु के गलफड़े होते हैं वो बने इस तरीके से होते हैं कि इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। विसरण मतलब मिलना, है ना, घुलना मतलब। ठीक है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, क्या बात पर पहुंचे हैं, आपको याद रखनी है ये बात कि द्रव में, कि पानी में ठोस भी मिल सकते हैं, द्रव में भी मिल सकते हैं और गैसें भी मिल सकती हैं। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा जल में विसरण की दर अधिक होती है, मतलब मिलने की दर अधिक होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे कम गति कौन करते हैं, ठोस के कण, और उससे ज्यादा गति कौन करते हैं, द्रव के कण, और सबसे ज्यादा गति कौन करता है, गैसों के कण। ठीक है, तभी तो वो छोड़ते ही उड़ जाते हैं और द्रव गिराते ही फैलते हैं, लेकिन ठोस वहीं की वहीं रहता है, लेकिन गति करते हैं पर बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक है, जो ठोस के बीच में रिक्त स्थान कम होता है और जल में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा, यानी ठोस के मुकाबले जल के अंदर रिक्त स्थान ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके कणों के बीच में होता है, गैसों के कणों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं गैसीय अवस्था। ठीक है, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, देखा है कभी उसको, देखा तो होगा। ठीक है, उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। ठीक है, अभी तक क्रियाकलाप 1.11। तो 100 ml की 3 सीरिंज लें, और सीरिंज क्या होती है, सुई होती है ना। तो 100 ml की 3 सीरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ से कॉर्क से बंद कर दें। रबड़ के कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, यानी रबड़ का टुकड़ा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे सिंपली। तो इसको रबड़ के टुकड़े से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। तो देखते हैं कैसा दिखाया गया है ना, यहाँ पे रबड़ की कॉर्क से इसको बंद कर रखा है। ठीक है, सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा ले। पिस्टन क्या होता है, जिससे डॉक्टर सुई लगाते वक्त पीछे से दबाता है ना, उसे बोलते हैं पिस्टन। तो सभी सिरिंज से के पिस्टन को हटा ली। पहली सिरिंज में हवा रहने दें। ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं डालना आपको, सिर्फ हवा डालनी है। हवा तो उसमें होती है, सब जगह होती है हवा तो। दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। ठीक है, आपको 3 सीरीज रखनी है, पहली में कुछ नहीं रखना, हवा रखनी है, सिर्फ खाली रहेगा, मतलब कि ये है। और दूसरी में क्या है, जल है, तीसरी में क्या है, चौक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सीरिंज में लगाएं, जो पिस्टन जिससे दबाते हैं डॉक्टर, है ना, उसे वापस अब ऊपर से लगा दें। ठीक है, सीरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगा दें। मतलब पिस्टन के ऊपर थोड़ा वैसलीन लगाना है ताकि वो आराम से अंदर जा सके सिरिंज के। ठीक है,
अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित मतलब दबाइए, संपीड़ित करने की कोशिश करें। ठीक है, आपने क्या देखा, किस सिरिंज में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? सिंपल सी बात है, जिसमें हवा थी, मतलब कि जिसमें कुछ नहीं था, और उसके बाद जिसमें पानी था, और सबसे मुश्किल से कौन गया? जिसमें चौक थी, है ना। अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुभव किया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुभव किया, ये लिखना है। ठीक है, ये बताना है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़नता काफी अधिक होती है। मतलब गैसों को हम बहुत अधिक दबा सकते हैं, है ना। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित मतलब क्या होता है? दबाई हुई। संपीड़न मतलब होता है दबाना, और संपीड़ित मतलब होता है दबाई हुई। ठीक है, संपीड़ित गैस होती है। अब द्रवीकृत क्या होता है? यानी द्रवीकृत मतलब होता है ऐसी गैस जिसको द्रव में बदल दिया गया हो। द्रवीकृत मतलब पानी बना दिया गया हो जिस गैस को, उसे बोलते हैं द्रवीकृत। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जैसे हम सीएनजी बोलते हैं, उसका उपयोग होता है। ठीक है, संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण, यानी उनको गैसों को इतना ज्यादा दबा देते हैं कि गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब कि एक बहुत सारी गैस होती है, और उस गैस को दबाकर, बहुत ज्यादा दबाकर एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भर देते हैं। ठीक है, गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर, इसका मतलब होता है ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर जगह कम होती है और उसमें गैस बहुत सारी होती है। उसमें गैस बहुत सारी कैसे आती है? दबा के। ठीक है, तो गैस को दबाते कैसे हैं? उसके लिए अलग मशीनें होती हैं। ठीक है, उनसे दबाते हैं। तो सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, गैस को दबाकर सिलेंडर में भर देते हैं, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है सिलेंडर में भर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है ना। रसोई में क्या बन रहा है, वो हमें उसकी स्मेल आ जाती है दूर से ही, है ना। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये। ठीक है, खाने की गंध यानी कि उसकी जो स्मेल होती है, उसके कण हवा में यानी वायु में मिल जाते हैं, और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक पहुंच कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है ना। मतलब मिनट भी नहीं लगते, सेकंड लगते हैं। जो खाना पक रहा होता है उसकी स्मेल हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में यानी कुछ सेकंडों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से कीजिए। मतलब जो ठोस और द्रव होता है वो कितनी जल्दी फैलते हैं? बहुत ही मुश्किल, है ना। ठोस की स्मेल कहाँ आती है? लोहे की स्मेल आती है, कोई पत्थर की स्मेल आती है, पर हाँ कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल आती है। ठीक है, अपवाद होता है, हर चीज में अपवाद होता है। फिलहाल आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि ठोस की स्मेल नहीं आती है। ठीक है, और द्रव, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर द्रव कोई गैस छोड़ता है तो उसकी स्मेल आती है ना, उसकी स्मेल आती है। आगे पढ़ते हैं। कणों की तेज गति कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि गैसों के कणों में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और इनके अंदर जो गति होती है वो ठोस और द्रव के मुकाबले ज़्यादा होती है।
तो इसकी वजह से गैस बहुत जल्दी मिलती है और घुलती है ना, इसका विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, यानी मिलना घुलना इसे बोलते हैं विसरण। आगे बढ़ते हैं। अब ये ठोस द्रव गैस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज आपके सामने है अभी ये। ठीक है, आपको ये 10th क्लास में भी काम आएगी, 9th में तो काम आ ही रही है। तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, उससे कम पास पास द्रव के कण होते हैं, और उससे पास पास उससे कम बहुत दूरी पर क्या होते हैं, गैस के कण होते हैं। आपने देखा होगा जो इसके अंदर रेड रेड दिखा रहे हैं ना, ये ऊर्जा है, ये गति है। तो सबसे ज्यादा गति कौन कर रहा है, गैस कर रही है, उससे कम गति कर रहे हैं द्रव, और ठोस बहुत ही कम गति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित मतलब कोई नियमित नहीं होती, जहां मर्जी फैल जाती है, जहाँ की हवा चले वहां पे ये गैस फैल जाएगी। ठीक है, और अत्यधिक तीव्र यानी इनके कणों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और बहुत तेज गति से ये बहुत तेज गति करते हैं, जो हमारे गैस के कण होते हैं। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से ये आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। मतलब अगर हम गैस को किसी बर्तन में या किसी सिलेंडर में बंद कर देंगे ना, तो ये आपस में टकराती हैं, और बर्तन की दीवार जो होती है ना, उनसे भी टकराते हैं। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा, जो बर्तन की दीवार होती है ना, उस पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है गैस के दबाव को निकालने का। इसमें क्या कहता है, ये इसमें बोलता है कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल बल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, आपको मुझे बताया, ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आगे जब आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है, तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी अगली क्लास में पढ़ लेंगे हम इसकी आगे का चैप्टर। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है।